नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर करेंगे एथिक्स। ठीक है, चलो यहाँ से करते हैं यहाँ शुरू। एथिक्स। एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथिसा से हुई है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। इसका एक समांतरण शब्द है मोरालिटी, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरेस से हुई है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। समाज में लोगों के व्यवहार को नियमित करने के लिए रीति रिवाज बनाए जाते हैं। एथिक्स सैद्धांतिक है जबकि मोरालिटी व्यवहारिक है। नीति शास्त्र की परिभाषा देखेंगे अब। यह एक आदर्श मूल्य विज्ञान है जिसमें समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियम एवं दार्शनिक सिद्धांत का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सही गलत का निर्धारण किया जाता है तथा सामाजिक मानक स्थापित किए जाते हैं। और एथिक्स की आवश्यकता क्या होती है? पहला पॉइंट है, समाज में एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, इसलिए इस व्यवहार को नियमित करने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट है, सही क्या है और गलत क्या है में भेद करने के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नीति शास्त्र व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करता है कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। फोर्थ इज, यह कुछ गूढ़ और या गहरे प्रश्नों पर भी चर्चा करता है, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, और सुख क्या है, न्याय क्या है और कर्तव्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है प्रशासन में नीति शास्त्र की आवश्यकता क्या है, इसको हम पॉइंट फॉरवर्ड पे समझेंगे। पहला पॉइंट है, यह अधिकारों के दुरुपयोग को रोकता है। और सेकंड पॉइंट है, यह कर्तव्यों के निर्वहन को सुनिश्चित करता है। थर्ड पॉइंट, सिविल सेवक समाज और प्रशासन के लिए प्रेरणा स्रोत है, इसीलिए उनका नैतिक चरित्र सशक्त होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ हो गया, यदि नैतिक चरित्र सशक्त होता है तो व्यक्ति अपने कैरियर में उपलब्धि भी अधिक प्राप्त कर पाता है। ठीक है, फिफ्थ है, नैतिकता व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है 6 नंबर, यह नैतिक दुविधाओं को हल करने में मदद करती हैं। 7 नंबर, नीति शास्त्र नैतिक निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, इसमें होगा ये क्वेश्चन है कि प्रशासनिक नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों है, तो अपन ये 7 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया, अगला टॉपिक है एथिक्स दर्शन शास्त्र का भाग है। कैसे ये समझेंगे। दर्शन शास्त्र के 3 भाग है, तत्व मीमांसा जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, ज्ञान मीमांसा जिसको एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं, और नीति मीमांसा जिसको हम एथिक्स कहते हैं। तो तत्व मीमांसा में हम क्या समझते हैं कि जैसे जगत का मूल तत्व क्या है, मूल तत्व की प्रकृति क्या है, मूल तत्व की संख्या क्या है। ठीक है, और ज्ञान मीमांसा में हम पढ़ते हैं कि ज्ञान का सोर्स क्या है, ज्ञान की वैधता किसे कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक है, नीति मीमांसा जिसको एथिक्स कहते हैं हम, नीति मीमांसा कहते हैं सही और गलत क्या है, एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए और जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया, निम्नलिखित को नीति शास्त्र से बाहर रखे गए। वे कौन कौन सी पॉइंट है जिनको बाहर रखे गए हैं। पहला हो गया मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, जैसे पागल हो गया, जिनको थोड़ा मंदबुद्धि हो। ठीक है, सेकंड हो गया 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हो गए। अगला हो गया वे लोग जो समाज में नहीं रहते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, दबाव में किए गए कार्य और पशु पक्षी। ठीक है, अगला हो गया नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता है। इसमें पूर्व मान्यता क्या है कि संकल्प स्वातंत्र्य को नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता माना जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इसीलिए इसीलिए उसे उसके निर्णय हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, संकल्प स्वातंत्र्य के लिए नियतिवाद को नकार दिया जाता है। संकल्प स्वातंत्र्य को क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ विल, और नियतिवाद को डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया नियतिवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार इस संसार में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। यदि ऐसा माना जाए तो किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है, जो पूर्व डिसाइडेड है ऑलरेडी। ठीक है, अगला हो गया संकल्प स्वतंत्र की शर्तें। क्या शर्तें हैं? संकल्प स्वतंत्र की 3 प्रमुख शर्तें हैं। कौन कौन सी? एक, विकल्पों की उपलब्धता, पहला। और सेकंड हो गया कार्य करने की क्षमता। थर्ड हो गया परिणाम का ज्ञान। यानी मेन कंडीशन होगी कौन सी? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस, जो भी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं मूल्य। अब मूल्य क्या है? मूल्य का सामान्य अर्थ है महत्ता, यानी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जिसकी महत्ता अधिक है उसका मूल्य भी अधिक है।
मानवीय मूल्य ये मनुष्य के गहरे विश्वास हैं जो कि उसके आचरण को प्रेरित करते हैं। ये सभी ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, परंतु उस व्यक्ति को लगता है कि ये सही है, ठीक है। और नैतिक मूल्य क्या है? ये समाज के गहरे नैतिक आदर्श है जिसकी स्थापना करने के लिए रीति रिवाज बने जाते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना नैतिक मूल्य है, इसकी स्थापना के लिए बड़ों के पैर छूने का एक रिवाज है, ठीक है। अब मूल्य के प्रकार कौन से हैं? मूल्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे उद्देश्यों के आधार पर और दृष्टिकोण के आधार पर। और देन उद्देश्यों के आधार पर भी ये आगे दो और मूल्यों में बटे हुए, जैसे कौन सा? पहला एक साधन मूल्य और एक साध्य मूल्य, ठीक है। और दृष्टिकोण के आधार पर दो और कौन से मूल्य हो गए? सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य, ठीक है। अब देखते हैं अपन मूल्यों के प्रकार में उद्देश्यों के आधार पर कौन कौन से मूल्य हो गए। जैसे उद्देश्यों के आधार पर हो गए साध्य मूल्य, वे मूल्य जिसके माध्यम से उच्चतर मूल्यों की प्राप्ति की जाती है। और ये अधीनस्थ मूल्य हैं, ठीक है। जैसे उच्चतर मूल्य कौन से? सामाजिक मूल्य हो गया, आर्थिक मूल्य और शारीरिक मूल्य, ठीक है। और साध्य मूल्य यह मूल्य जीवन के परम उद्देश्य होते हैं। जीवन की सभी गतिविधियां इन्हें प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सत्य, अहिंसा, सुख और कर्तव्य, मोक्ष इत्यादि, ठीक है। अब दृष्टिकोण के आधार पर कौन कौन से नैतिक मूल्य? सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य वे मूल्य जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, इसीलिए इन्हें समाज में प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे धैर्य, विनम्रता, अहिंसा, सत्य और न्याय। नकारात्मक मूल्य वे मूल्य जो समाज में नकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, इसीलिए इन्हें हतोत्साहित किया जाता है, जैसे हिंसा, अन्याय और क्रोध, ठीक है। मूल्य की विशेषताएं, मूल्य की क्या विशेषताएं? मूल्य अमूर्त होते हैं। सेकंड, मूल्य आदर्श होते हैं, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अगला हो गया मूल्य वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव भी हो सकता है। फोर्थ हो गया अलग अलग समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं, जैसे पश्चिमी समाज में व्यक्तिगत मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पेज हो गया, इसमें क्या होगा? मूल्य को एक सोपान क्रम होता है, मूल्य का एक सोपान क्रम होता है, अर्थात कुछ मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा कुछ मूल्य कम महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्य सामान्यतः स्थायी होते हैं परंतु इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठीक है। मूल्य जन्मजात नहीं होते हैं, इन्हें सीखा जाता है। मूल्य निर्धारण में परिवार, समाज व शिक्षण संस्थाओं का योगदान होता है, ठीक है। और मूल्य निर्माण की महत्ता, मूल्य निर्माण की महत्ता मतलब इसका महत्व क्या है? यानी इसका महत्व हो गया, मूल्यों का महत्व हो गया, आदर्श नैतिक कार्य करेंगे इसे, सामाजिक ढांचे के साथ अनुकूलता होगी, व्यक्तित्व निर्माण होगा, विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, दीर्घकालिक प्रभाव हो गया, नैतिक दुविधाओं को हल करने की सहायता। ओके। मूल्य निर्माण के प्रमुख स्रोत, मूल्य निर्माण के कौन कौन से स्रोत हो गए? परिवार हो गया, समाज हो गया और शिक्षक संस्थान हो गया। तो अपन हम पहले मूल्य के तहत परिवार को देखेंगे। तो मूल्य निर्धारण में परिवार की भूमिका, परिवार की क्या भूमिका होती है? व्यक्ति व्यक्ति के पहले सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रयास से ही शुरू होती है, इसीलिए परिवार को पहली पाठशाला भी कहा जाता है। प्रारंभिक वर्षों में सीखे गए मूल्य अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। और व्यक्ति जीवन भर परिवार के संपर्क में रहता है, इसीलिए मूल्य निर्माण की प्रक्रिया सतत रूप से चलती है। परिवार के विभिन्न सदस्यों से व्यक्ति भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार के मूल्य सीखता है। अगला पॉइंट हो गया, परिवार के सदस्यों के पास मूल्य निर्माण का अधिकार होता है, वे इस मूल्य निर्माण की प्रक्रिया पर निरंतर नजर बनाए रख सकते हैं, ठीक है। अगला हो गया, परिवार में माता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए माता को पहली शिक्षिका कहा जाता है। और परिवार में सीखे गए कौन कौन से मूल्य हो गए? जैसे माता से सीखे गए मूल्य कौन से हो गए? दया, करुणा, न्याय, त्याग, ममत्व, देखभाल, बड़ों का आदर करना, ठीक है। पिता से सीखे गए मूल्य कौन से हो गए? अनुशासन, नेतृत्व, कर्तव्य परायणता, निडरता, साहस और संयम। ओके। और भाई बहन से सीखे गए मूल्य हो गए? सहयोग का भाव, साझा करने का भाव, आपसी स्नेह, ठीक है। अब दादा दादी से सीखे गए मूल्य कौन से हैं? धार्मिकता हो गया, आध्यात्मिकता हो गया और नैतिकता हो गया। परिवार में अगला पॉइंट हो गया, परिवार में मूल्य निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। पहली विधि कौन सी? लालन पालन की विधियां। कुछ परिवारों में पारंपरिक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें व्यक्तिगत अधिक होती है, ठीक है। अगला हो गया, कुछ परिवारों में उत्तरदायी विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें अत्यधिक लाड प्यार पर जोर दिया जाता है। दूसरा हो गया प्रश्न से सीखना, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें परिवार में बच्चा अन्य सदस्यों का व्यवहार देखता है तथा उनसे ही सीखता है, ठीक है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और प्रेरणा स्रोत यानी इंस्पिरेशनल लर्निंग, पारिवारिक साक्ष्यों सदस्य प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाते हैं। सामान्य बड़े भाई बहन माता पिता को व्यक्ति अपना आदर्श मानता है, ठीक है। अगला पॉइंट हो गया, दंड और पुरस्कार अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत
किया जाना चाहिए जाता है तथा बुरे व्यवहार को दंडित किया जाता है। पांचवा हो गया रीति रिवाज और त्योहार। परिवार में कुछ विशिष्ट रीति रिवाजों का पालन किया जाता है जिसमें मूल्य का निर्माण होता है। अब शिक्षाएं कौन कौन सी होगी? परिवार में कुछ विशिष्ट शिक्षाएं दी जाती है, इसके लिए कहानियों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक प्रभाव परिवार के कारण विभिन्न लोगों के संपर्क में अलग हैं। परिवार के कारण विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है, जैसे रिश्तेदार, पड़ोसी, पारिवारिक मित्र। ओके। अब संयुक्त परिवार में क्या है? संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए विविध प्रकार के मूल्य सीखे जाते हैं। अब इनमें समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? पहली समस्या, परिवार में व्यक्ति विभिन्न नकारात्मक मूल्य भी सीखते हैं, जैसे संकीर्णता, अंधविश्वास, लैंगिक भेदभाव, अंधी आज्ञाकारिता, जातिवाद और जातीय भेदभाव, धार्मिक कटुता। ठीक है। अब अगला हो गया, परिवार में अलग अलग प्रकार के सदस्यों द्वारा सीखे गए मूल्य कई बार आपस में विरोधाभासी होते हैं। ठीक है। जैसे रूढ़िगत मूल्य हो गया, उदाहरणवादी मूल्य हो गया। ठीक है। परिवार के सदस्यों की कहानी कथनी तथा करने मंद होता है। एक संस्था के रूप में परिवार कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि व्यक्ति भौतिकवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण परिवार से अधिक स्वार्थ को परिवार से अधिक स्वयं को महत्व देता है। तकनीक के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संपर्क कम हो गए हैं। सेकंड, मूल्य निर्माण में समाज की भूमिका क्या है? 8 से 10 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का समाज से संपर्क बढ़ जाता है। प्रारंभिक वर्षों में मित्र मंडली का प्रभाव सर्वाधिक होता है। समाज में विविधता अधिक होती है, इसलिए विविध प्रकार के मूल्य समाज से सीखे जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, व्यक्ति समाज को देखकर विभिन्न प्रकार के मूल्य सीखता है और स्वयं का चिंतन भी होता है। समाज से धार्मिक, राजनीतिक मूल्य भी सीखे जाते हैं। और सामाजिक नेतृत्व प्रेरणा स्रोत की भूमिका और निभाता है। व्यक्ति सामाजिक स्वीकारता चाहता है तथा सामाजिक आलोचनाओं से बचना चाहता है, इसलिए समाज के अनुकूल मूल्यों को सीखता है। व्यवसाय में आने के बाद व्यक्ति व्यवसायिक मूल्य भी सीखता है। और समाज में अपनाई जाने वाली मूल्य निर्माण की विधियां पहली कौन सी होगी? स्थायी समुदाय, धर्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया, राजनीतिक दल एवं नेतृत्व, सामाजिक संगठन और नेतृत्व, आर्थिक व्यवस्था। अगला पॉइंट है, समाज में मूल्य निर्माण में समस्या क्या होती है? पहला पॉइंट, समाज में विभिन्न नकारात्मक मूल्य भी सीखे जाते हैं, जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, अंधविश्वास, लैंगिक भेदभाव आदि। और नेक्स्ट पॉइंट, समाज में विभिन्न लोग विरोधाभासी मूल्य भी सीख जाते हैं। सामाजिक नेतृत्व का आचरण श्रेष्ठ नहीं है। मूल्य निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका। शिक्षण संस्थाओं में मूल्य निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से किया जाता है। शिक्षण संस्थानों का मुख्य उत्तरदायित्व है कि परिवार और समाज में सीखे गए नकारात्मक मूल्यों को दूर करना तथा ऐसे मूल्यों को विकसित करना जो कि परिवार व समाज में उपलब्ध नहीं है, जैसे संवैधानिक मूल्य, तार्किकता, लोकतांत्रिक मूल्य, नैतिक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय। ओके। और शिक्षण संस्था में अगला पॉइंट, शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा का महत्व अधिक है क्योंकि प्रारंभिक काल में जो मूल्य विकसित होते हैं वे स्थायी होते हैं। ठीक है। शिक्षण संस्थानों के पास भी मूल्य निर्धारण का विशेष अधिकार होता है। इन शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक, व्यवसायिक, सामाजिक आदि मूल्य विकसित होते हैं। जैसे शिक्षण संस्थानों में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। और नोट पाठ्यक्रम कौन कौन सी विधि होगी? नोट पाठ्यक्रम विधि, शैक्षणिक उपयोग उपकरणों का तरीका, शैक्षणिक भ्रमण, वाद विवाद और चर्चाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, प्रार्थना, दंड और पुरस्कार, शिक्षण संस्थानों की प्रकृति, टीम गतिविधियां और मूल्यांकन। समस्या क्या है शिक्षण संस्थानों की? शिक्षण संस्थानों में मूल्य निर्माण में निम्नलिखित समस्याएं हैं। सभी को शिक्षा उपलब्ध नहीं है। 2, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। 3, प्राथमिक शिक्षा परिणाम केंद्रित है जबकि अन्य शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। मूल्य आधारित शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। अगला टॉपिक कौन सा है अपना? अध्याय 2 हो गया, नीति शास्त्र के आयाम। ओके, आज तक के लिए यही काफी है।